बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम लोगों ने IAS 7 दैट इज़ पब्लिश्ड बाय द IASB इन सितंबर 2007 उस पर बात करनी है। उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ़्लो। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ़्लो जिसके बारे में हम लोग आज बात करने लगे हैं, उसके सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। इसके मेन 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के। पहला ऑब्जेक्टिव है टू क्लासीफाई हिस्टोरिक कैश फ्लो ड्यूरिंग अ पीरियड। टू क्लासीफाई हिस्टोरिक कैश फ्लो ड्यूरिंग अ पीरियड इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। हम लोग एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो हमारे पास कैश का फ़्लो होता है, चाहे वो इनफ्लो हो, चाहे वो आउटफ्लो हो, चाहे वो रिसीव हो रहा हो, चाहे वो जा रहा हो, उसको 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड करके शो करते हैं। और पहली एक्टिविटीज़ का नाम है ऑपरेटिंग, दूसरी का है इन्वेस्टिंग और तीसरी का है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव होगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है टू प्रोवाइड बेसिस टू असेस एबिलिटी टू जनरेट कैश। हम लोग अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कितना कैश जनरेट करते हैं और वेदर इट इज़ पॉजिटिव इन नेट फॉर्म और नेगेटिव, क्या वो हमें ज़्यादा रिसीव हुआ है या ज़्यादा आउटफ्लो हुआ है, इस चीज़ को चेक करने के लिए। देन उसके बाद हमारी नीड फॉर कैश कितनी है, कितना कैश यूटिलाइज हम करते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, इस चीज़ को हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की मदद से देखना होता है। देन इसके बाद चौथा ऑब्जेक्टिव है असेसिंग टाइमिंग एंड सर्टेनिटी ऑफ जनरेशन ऑफ कैश। हमारे पास कैश जो है वो उसकी टाइमिंग क्या है आने की और कैश के जाने की, और उसमें कितना सर्टन है कैश रिसीव होना हमारे पास या उसका फ़्लो आउटफ्लो होना। तो इस हवाले से हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद आ जाता है जी रिलेशनशिप चेक करना प्रॉफिट में और कैश फ्लोज में, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो प्रॉफिट होता है बिज़नेस का अकॉर्डिंग टू IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो है हमारा प्रॉफिट IAS 1 के मुताबिक ऑन अक्रूवल बेसिस होता है। तो हम लोगों ने जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, ये वाहद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कैश बेसिस पे बनती है। तो इससे ये देखना होता है कि एक्चुअली हमारा जो प्रॉफिट था वो तो अक्रूवल बेसिस पे था, लेकिन जो कैश आ रहा है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट किस तरह से आ रहा है या कितना आ रहा है। तो ये हमारा जनाब इसके ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से था कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के। देन उसके बाद स्कोप ऑफ IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एक्चुअली रिक्वायर्स एन एंटिटी टू प्रेजेंट ए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो हमारी प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये उनका इंटीग्रल पार्ट है, इसके बगैर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकम्प्लीट कंसीडर की जाएंगी, और ये लाजमी है, इसको मस्ट बना के प्रेजेंट करना होगा, ठीक है, पब्लिश करना होगा। इसके बगैर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नामुकम्मल हैं। सिंपली दिस इज़ द स्कोप ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इसके बाद हम मुख्तलिफ टर्म्स को डिस्कस करेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर यूज़ होती है। जब कैश इसमें एक टर्म यूज़ होती है कैश को जब हम इसमें कंसीडर करते हैं तो कैश मीन्स 2 थिंग्स, कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स। जो हमारे अकाउंट के अंदर अमाउंट्स पड़ी हुई हैं, बैंक के अंदर अमाउंट्स पड़ी हुई हैं, जिनको हम लोग अगर चाहें तो विद द हेल्प ऑफ चेक जो है जब चाहें ड्रा कर सकें। ये दोनों चीज़ें एक्चुअली आपकी कैश में आती हैं अकॉर्डिंग टू IAS 7। कैश इक्विवेलेंट्स से मुराद है वेरी लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, देयर मैच्योरिटी शुड बी लेस दैन 3 मंथ्स या 3 मंथ्स के इक्वल हो उनकी मैच्योरिटी। और ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनकी जो टर्म ऑफ रिडेम्पशन है वो जो है वो पहले से डेफिनेट हो, कंफर्म हो कि इस डेट को इन्होंने रिडीम हो जाना है, इनकी रिडेम्पशन हो सकती है। हमारे पास अगर ऐसे कोई प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो वो भी इसी में आ जाएंगे कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर, क्योंकि हम जब उनको चाहेंगे तो वो जो है वो हम दे के
उसके जो है वो पैसे वापस ले सकते हैं। और अगर हमने दूसरों को इशू किए हुए हैं तो फिर ज़ाहिर है उसके पैसे दे के हमें उनको वो वापस करने हैं। फ्लक्चुएटिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर कब आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस जो है वो फ्लक्चुएटिंग है तो वो भी कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा। दैन इसके बाद कैश फ्लोज से क्या मुराद है? कैश फ्लोज में दो तरह के फ्लोज हो सकते हैं, कैश इन फ्लोज यानी रिसीविंग ऑफ कैश ड्यूरिंग द ईयर, एंड कैश आउट फ्लोज यानी आउट गोइंग ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस। तो कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज मीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स विच वी आर receiving and which we are giving। इसके बाद है जी आपके उसी ऊपर वाले स्लाइड की एक समरी बनी हुई है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या चीज़ें आती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि कैश ऑन हैंड जो है वो जो कैश ऑन हैंड है वो कैश में आता है, और डिमांड डिपॉजिट्स जो हैं यानी बैंक डिपॉजिट्स जो हैं वो भी हमारे कैश में आते हैं। और इसी तरह जो आप लोगों के पास कैश इक्विवेलेंट्स हैं, अगर उससे हम मुराद लें तो वो है ऐसी तमाम हमारी इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जिनकी मैच्योरिटी लेस दैन 3 मंथ्स है, और जो शेयर्स हैं वो इसमें नहीं आते, किसी किस्म के शेयर्स इसमें नहीं आते हैं। सिर्फ आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनकी रिडम्पशन डेट डेफिनेट हो और वो लेस दैन 3 मंथ्स हो वो इसमें आते हैं। इसके बाद हम लोग उन्हीं 3 एक्टिविटीज़, जो पहला ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किया था कि कैश फ्लो को देखना 3 एक्टिविटीज़ के अंदर डिवाइड करके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो उस हवाले से एक तो उनकी डेफिनेशन हमने समझनी है, और फिर उसके बाद उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो बिज़नेस के अंदर आम रूटीन में आप लोगों को देखने में आती हैं, उन पे बात करेंगे। तो डेफिनेशन है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, दीज आर दी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़, दीज आर दी principal revenue producing activities of the entity and other activities that are not investing or financing activities and their examples। और एग्जाम्पल्स पे अगर हम लोग गौर करेंगे तो कैश रसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, जो कैश वसूल होगा गुड्स को सेल करके या सर्विसेज आप जो देते हैं उससे आपको जो कैश रिसीव होगा वो आएगा इसमें। कैश रिसीट्स फ्रॉम रॉयल्टीज़, फ़ी, कमीशंस एंड अदर रेवेन्यूज़, वो इसमें आ जाएगा। आप रॉयल्टी की फ़ी ले रहे हो, आप कोई कमीशन या अदर रेवेन्यू कोई ले रहे हो तो वो भी इसी में आ जाएगा। इसके बाद है पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग अगर आउटफ्लो की बात करें तो इसमें आप लोग अगर गुड्स परचेज़ करते हो या सर्विसेज लेते हो तो उसकी जो पेमेंट करते हो वो आ जाएगी कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज़ के बिहाफ पे आप कोई जो है वो पेमेंट या रसीट करते हो तो वो इसमें आ जाएगी। फिर उसके बाद है जी हमारे पास कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज़ के बाद कैश रिसीट्स एंड पेमेंट फॉर एन इंश्योरेंस एंटिटी फॉर प्रीमियम एंड क्लेम्स, एनुटीज़ एंड अदर पॉलिसी बेनिफिट्स। हम लोग कोई इंश्योरेंस एंटिटी को पेमेंट करते हैं, कोई प्रीमियम के लिए, कोई क्लेम्स के लिए, एनुटीज़ के लिए या अदर पॉलिसी बेनिफिट्स जो हमने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए मेंटेन करने हैं तो वो भी इसमें आ जाएगी। फिर उसके बाद है जी आपके पास कैश पेमेंट और रीफंड ऑफ इनकम टैक्सेस अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विद फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर वो स्पेसिफिकली इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए टैक्सेस नहीं हैं तो ऐसे तमाम इनकम टैक्सेस आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनेंगे। इसके बाद है लास्ट एक और एग्जांपल इसमें दी हुई है, कैश रिसीट्स एंड पेमेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट्स हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पसेस। आपने जो भी कोई रसीट की या पेमेंट की ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ये रूटीन डीलिंग के लिए है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ऐसी कोई पेमेंट या रसीट। दूसरा पार्ट जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एक्चुअली आपके जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं या जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनकी एक्विजिशन और उनकी डिस्पोजल को डील करती हैं ये एक्टिविटीज़। जब हम कोई बिल्डिंग परचेज़ करेंगे, जब हम कोई लैंड परचेज़ करेंगे, जब हम कोई मशीनरी परचेज़ करेंगे तो उस पे हम कैश देंगे तो ज़ाहिर है ये आउटफ्लो ऑफ कैश जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा होगा। और इसी तरह हम लोग कोई बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इस तरह की कोई चीज़ जब
जो है वो सेल आउट करेंगे तो इससे जो कैश हमें रिसीव होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर लिखा जाएगा एज ए इनफ्लो ऑफ कैश। तो उसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स इसी से मिलती जुलती हैं जो आज आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं, उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखें। दीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन दी कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये डेफिनेशन इसकी हो गई। दैन इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी एग्जांपल्स स्टार्ट होती हैं। तो एग्जांपल्स में से पहली एग्जांपल जो दी हुई है, कैश पेमेंट टू एक्वायर मशीनरी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या इंटेंजिबल एसेट्स या कोई और लॉन्ग टर्म एसेट है, और इसमें इवन इंक्लूडिंग कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट एंड सेल्फ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उस पर जो पेमेंट आप करोगे वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शो होगा आउटफ्लो। दैन उसके बाद है कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को सेल करोगे या इंटेंजिबल एसेट्स को या कोई लॉन्ग टर्म एसेट है उसको आप लोग सेल आउट करोगे, उससे जो आपको कैश रिसीव होगा वो इनफ्लो के तौर पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखा जाएगा। कैश पेमेंट टू एक्वायर एंड रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटिटीज़ एंड इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स। अगर हमने किसी और एंटिटी के अंदर अपने बिजनेस से फंड निकाल के इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो एक्चुअली हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट थी, और इन्वेस्टमेंट को जब हम सेल आउट कर रहे हैं उससे जो हमें जो है वो रिसीविंग होगी या कोई उसकी पेमेंट होगी, तो दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। दैन इसके बाद कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू अदर पार्टीज़ एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम देयर रीपेमेंट। हम लोग लोन देंगे या लोन लेंगे किसी से वापस, लेकिन अगर आप लोग कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है और आप किसी को लोन देते हो लॉन्ग टर्म के लिए या वो वापस लेते हो, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनेगा। कैश पेमेंट फॉर एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेप्ट विच द कॉन्ट्रैक्ट्स आर हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस। अगर आप कोई डेरिवेटिव्स परचेज़ करते हो या उनको सेल आउट करते हो, अगर ऐसे डेरिवेटिव्स या जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ नहीं है आपकी, वो रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं है आपकी, तो देन वो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बनेंगे। तो ये आप लोगों की हो गई जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसको देखिएगा, इसकी एग्जांपल्स भी आप लोगों ने नोट कर लेनी है, याद कर लेनी है। इसके बाद आ जाता है जी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कौन सी चीज़ें आती हैं? दीज आर दी एक्टिविटीज़ दैट result in changes in the size and composition of contributed equity and borrowing of the entity। ऐसी आपकी एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से आपकी जो इक्विटी है, इक्विटी मीन जो आपका शेयर कैपिटल है और उसके पार्ट्स हैं जो रिज़र्व्स हैं, उनमें जो है वो अजाफा या कमी हो जाती है, या आपकी जो बारविंग्स हैं, आपकी जो लॉन्ग टर्म बारविंग्स हैं ख़ास तौर पे, उनके अंदर जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ जाती है। तो ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं एंड देयर एग्जांपल्स आर, फर्स्ट एग्जांपल है कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशू शेयर्स और अदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। आप शेयर्स इशू करते हो या कोई और इसी तरह के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आप इशू करते हो, उसके अंदर आप लोगों के जो है वो बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। कैश पेमेंट टू ओनर्स टू एक्वायर और रिडीम दी एंटिटी शेयर्स। आप लोग अपनी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको वापस लेने के लिए, फॉर एग्जांपल ट्रेजरी स्टॉक रखने के लिए आप लोग जो है वो उनकी पेमेंट करके अपने शेयर्स वापस लेते हो, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनेंगे। कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू डिबेंचर्स, लोन, नोट्स, बॉन्ड्स, मॉर्टगेज एंड अदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बारविंग्स। दैन इसके बाद कैश रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बारोड। आपने जो लोन लिया उसकी आपने जब पेमेंट करनी है, तो ये जो आउटफ्लो होगा ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनेगा। इसके बाद कैश पेमेंट बाय LSE फॉर द रिडक्शन ऑफ द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी रिलेटिंग टू ए फाइनेंस लीज। अगर आप
जो है वो फाइनेंस लीज पे कोई एसेट लेते हैं तो ज़ाहिर है ये आपका लोन बन जाएगा, कर्ज बन जाएगा। तो उसकी आप लोगों ने जो पेमेंट करनी है, उसकी जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है, जिससे आपकी लाइबिलिटी में रिडक्शन हो जाए, आपकी लाइबिलिटी कम हो जाए, तो दिस इज़ आल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर इसके बाद आप लोगों के दो मेथड्स हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के, उस पर बात करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने के दो मेथड्स हैं और मेथड्स के अंदर सिर्फ डिफरेंस इस हद तक है कि आप लोगों की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो डायरेक्ट मेथड के साथ जो है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनती हैं और इनडायरेक्ट मेथड के साथ थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनती हैं। ठीक है, बाकी आपकी जो इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर कोई चेंज नहीं है, उनकी प्रेजेंटेशन के अंदर ज़रा बराबर भी चेंज नहीं है, वो एक ही तरीके से बनती हैं। बहरहाल इसके अंदर जो डायरेक्ट मेथड है उसको हम पहले देख लेते हैं। देर आर एक्चुअली टू मेथड्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। हेयर यू नीड टू डिस्क्लोज मेजर क्लासेस ऑफ ग्रॉस कैश रिसीट्स एंड ग्रॉस कैश पेमेंट्स। डायरेक्ट मेथड में आप ग्रॉस कैश रिसीट्स को इनफ्लो के तौर पे लिखते हो और ग्रॉस कैश पेमेंट्स को आउटफ्लो के तौर पे लिखते हो। और जो आपका इनडायरेक्ट मेथड होता है उसके अंदर हेयर यू स्टार्ट विद द प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स। आप लोग जो है अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हो और उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करते हो, और वो एडजस्टमेंट्स जो हैं हम लोग तीन तरह की कह सकते हैं कि जी वर्किंग कैपिटल चेंजेस ओवर द पीरियड, वर्किंग कैपिटल चेंजेस ओवर द पीरियड। ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस ओवर द पीरियड, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्रीज के अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं, ऑपरेटिंग रिसीवेबल्स के अंदर या पेबल्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं, तो वो जो चेंजेस हैं उनको किस तरह से हम लोगों ने इसके अंदर एडजस्ट करना है इस पे बाद में बात करेंगे। और नॉन कैश आइटम जिसमें आपकी डेप्रिसिएशन है, ज़ाहिर है उस पर हम पेमेंट नहीं करते, बट वो ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड किया हुआ होता है। फिर उसके बाद आप लोगों के अनरियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज गेंस या लॉसेस हैं, कोई आप लोगों के फॉरेन एक्सचेंज गेंस या लॉसेस जिनको आपने रिकॉर्ड नहीं किया होता पहले से, वो है इसके अंदर रजिस्टर करने होते हैं आप लोगों ने। आइटम्स एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, अगर कोई आइटम इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जुड़ी हुई है और वो इसके अंदर लिखी गई हुई है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो उसको भी हम लोगों ने एडजस्ट कर देना होता है। तो ये चार बातें हमने डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है कि जो आप लोगों का मेथड है कौन सा जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, तो डायरेक्ट मेथड इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल दैन इनडायरेक्ट मेथड। बट इन रियलिटी जो है वो ज़्यादा जो प्रैक्टिस होता है वो इनडायरेक्ट मेथड है, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा इजी तरीके से आपको अवेलेबल होती है, तो प्रेफर किया जाता है इनडायरेक्ट मेथड को। बट अंडरस्टैंडेबल जो ज़्यादा है वो कौन सा है, डायरेक्ट मेथड है। फिर उसके बाद हम लोग इसके अंदर अगर देखें तो आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से अगर डायरेक्ट मेथड को फॉलो करेंगे तो प्रेजेंट होगी और इनडायरेक्ट मेथड में किस तरह से प्रेजेंट होगी, थोड़ा सा इसका प्रेजेंटेशन का डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसमें है जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के हवाले से, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स आप लिखते हो बिकॉज दिस इज़ इनफ्लो, कैश पेड टू सप्लायर्स ये कैश आउटफ्लो है, कैश पेड टू एम्प्लॉय कैश आउटफ्लो है। ये कैश फ्रॉम ऑपरेशंस लिखने के बाद इसी तरह ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो है वो कोई अगर आपका इंटरेस्ट है और टैक्स है तो ये इसमें से माइनस कर देंगे अगर पे किया गया तो। इसी तरह दूसरी साइड पे इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या है कि आप लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हो और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर एडजस्टमेंट्स करते हो, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम्स, और फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इसमें करने के बाद इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड जो है उसको भी इसमें से लेस कर दिया जाता है और नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। तो यही सिर्फ डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर, और कोई ऐसा मेजर डिफरेंस इनके अंदर नहीं है। फिर आप लोग जानते हो कि आप लोगों की जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है उसकी प्रेजेंटेशन के अंदर आपकी तीन तरह की एक्टिविटीज़ आती हैं, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, उन्हीं का जिक्र किया गया हुआ है, ये आप लोग याद रखिएगा। दैन उसकी डायग्रामेटिकल जो है वो प्रेजेंटेशन करके शो किया गया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और उसके लिए रॉ मटेरियल ला रहे हो फिर उसको मैन्युफैक्चर करके सेल आउट कर रहे हो,
इसी तरह नेक्स्ट आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं इन्वेस्टिंग, उसके अंदर आप कोई जो है बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या उसको सेल आउट कर रहे हो। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आप लॉन्ग टर्म बारविंग कर रहे हो या लॉन्ग टर्म बारविंग की पेमेंट कर रहे हो, तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी। इसके बाद है जी आपके पास रिपोर्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। किस तरह से आप लोगों ने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को जो है वो रिपोर्ट करना होता है। तो उस हवाले से आप लोग याद रखें कि आप लोगों ने कोई भी इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी की आइटम जो है उसको जब शो करना है तो आप लोग उसको नेट करके नहीं लिख सकते, आप लोगों ने ग्रॉस रिपोर्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक जो है वो फिक्स्ड एसेट सेल किया है, वो भी वो प्लांट था, और एक फिक्स्ड एसेट मैंने प्लांट ही है वो परचेज़ किया है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक की अमाउंट को दूसरे के अगेंस्ट एडजस्ट करके उसका डिफरेंस जो आता है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है उसको शो करूं, बल्कि मुझे दोनों को सेपरेट लाइंस में शो करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड में ये बताया गया है कि रिपोर्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ही आपकी दो एक्सेप्शंस हैं कि किन सूरतों में आप लोग जो है वो अपना वन लाइन शो कर सकते हो, नेटिंग शो कर सकते हो, नेट अमाउंट शो कर सकते हो। Cash receipts and payment on behalf of customers when cash flow reflecting the activities of customer rather than those of the entity। अगर आपकी अपनी एक्टिविटीज़ नहीं है, आप किसी के लिए पेमेंट कर रहे हो और किसी के लिए रिसीव कर रहे हो, तो उसको आप लोग अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर अगर शो करना चाहो तो वो आप लोग वन लाइन में शो कर सकते हो। सम रियल एस्टेट कंपनी कैन कलेक्ट रेंट फ्रॉम दी टेनेंट्स एंड पेड देम ओवर टू दी प्रॉपर्टी ओनर्स, और उसमें अपना वो डिफरेंस देख लेता है कि क्या आता है और उसको शो कर सकता है। कैश रिसीट्स फ्रॉम आइटम्स इन विच दी टर्नओवर इज़ क्विक, टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, दी अमाउंट आर लार्ज एंड दी मैच्योरिटीज़ आर शॉर्ट। फॉर एग्जांपल चेंजेस इन प्रिंसिपल अमाउंट रिलेटिंग टू क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स। और उसके अलावा इसी चीज़ की ये जो एक्सेप्शंस हैं, ये इस पॉइंट के हवाले से, नेटिंग के हवाले से, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये इजाज़त है कि वो रिपोर्ट कर सकते हैं सर्टन ट्रांजैक्शंस ऑन नेट बेसिस। अदर इश्यूज़ में आ जाता है जी फॉरेन करेंसी। व्हेन देयर आर फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज then you need to translate them to your functional currency by applying the exchange rate at the date of cash flow। जिस डेट पे आप कैश फ्लो बनाने लगे हैं उस डेट पर जो आपका एक्सचेंज रेट है उस पर आप लोग अपनी फंक्शनल करेंसी में उसको कन्वर्ट करके शो करेंगे, अपनी फंक्शनल करेंसी पर कन्वर्ट करके आप शो करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ। और फिर इसके बाद है हाउ एवर बी केयरफुल एट द क्लोजिंग बिकॉज अनरियलाइज्ड ईयर एंड फॉरेन एक्सचेंज गेन्स और लॉसेज आर नॉट कैश फ्लोज। इफ़ दे रिलेट टू योर कैश और कैश इक्विवेलेंट्स देन यू शुड प्रेजेंट these amounts in the separate line in the फाइनल रिकॉन्सिलिएशन। ठीक हो गया जी। ये स्लाइड आप लोगों की मुकम्मल हुई। और इसके बाद अदर इश्यूज़ हैं कुछ, उनको भी डिस्कस करना है जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के रिलेटेड है। इंटरेस्ट और डिविडेंड जो हैं उनको कहाँ पे शो करना चाहिए। Cash flows from interest and dividend received and paid shall be presented separately and consistently from period to period। कैश फ्लो जो आपको इंटरेस्ट से या डिविडेंड से रिसीव होगा या पे आप करेंगे, उनको आपने पीरियड टू पीरियड जो है वो कंसिस्टेंटली शो करना है। यानी आप जो भी पॉलिसी इस हवाले से बनाएंगे वो पॉलिसी सेम रहनी चाहिए। ठीक है, वो पॉलिसी चेंज नहीं होगी। इनफैक्ट यू हैव ए चॉइस हियर फॉर ईच ऑफ दीज आइटम्स। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स पेड कैन बी क्लासीफाइड आइदर ए ऑपरेटिंग फ्लो और फाइनेंसिंग कैश फ्लो। इंटरेस्ट और डिविडेंड के हवाले से आपके पास जो है वो चॉइस है, चाहे आप उसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा बना लें या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा बना लें। दैन इसके बाद है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव कैन बी क्लासीफाइड आइदर एज ऑपरेटिंग फ्लो और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। ठीक है, इंटरेस्ट और डिविडेंड के हवाले से आपके पास क्या चॉइस है कि आप चाहे उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा बना लो
ठीक है, रिसीव्ड के हवाले से जब आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट या डिविडेंड को, तो उसमें ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग के दरमियान में से आपने कोई एक चूज़ करना है। और जब आप इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव की बात कर रहे हो, ऊपर था पेड वाला पॉइंट, अभी है रिसीव्ड वाला पॉइंट, तो इसमें आप जब रिसीव करोगे तो चाहे इसको आप इंटरेस्ट या डिविडेंड को जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा बना लें, या फिर आप इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा बना लें। Either way you choose, it's okay, but do it consistently in each reporting period। ये बात ऊपर भी आपके साथ डिस्कस हुई है, लिहाजा इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। अदर इश्यूज़ में है टैक्सेस ऑन इनकम। बेसिकली cash flow arising from income taxes are classified as income from ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर तो आपका इनकम टैक्स है उसकी आप पेमेंट कर रहे हैं, तो या उसकी रिफंडिंग की बात हो रही है, तो उसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ट्रीट करेंगे। बट इफ़ यू कैन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई दीज टैक्सेस विद फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, देन यू शुड रिपोर्ट योर कैश फ्लो फ्राम टैक्सेस इन दीज पार्ट्स। अगर इनका ताल्लुक जो है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से ताल्लुक़ है, तो फिर आप लोग जो है वो इसको उन्हीं पार्ट्स के साथ, उन्हीं एक्टिविटीज़ के साथ जो है वो डील करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है जी आपकी इन्वेस्टमेंट्स। When you hold some investment in subsidiaries, associates and joint ventures, then reporting cash flows to and from these investment really depends on the accounting method you use। आपने जो इसके लिए अकाउंटिंग मेथड यूज़ किया, जो अकाउंटिंग मेथड आपने अप्लाई किया, यानी आप इक्विटी मेथड की बेस पे या कॉस्ट मेथड की बेस पर, जिस मेथड की बेस पर जो है वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज़ की कैलकुलेशन करते हो या एसोसिएट्स या जॉइंट वेंचर्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली उसको आप ट्रीट करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है जी व्हेन यू अप्लाई equity or cost method, then you should include only the cash flow between yourself and the investee into the cash flow statement, dividends or advances। ठीक है, ये बात ऊपर भी हो गई कि इक्विटी मेथड या कॉस्ट मेथड पर डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से उसको ट्रीट करना है। तो ये आप लोगों की जो बेसिक थ्योरी थी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से रिलेटेड, वो आपके साथ मैंने डिस्कस की है। और इंशाल्लाह ताला जो है वो अब अगला जो लेक्चर आएगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के ऊपर, IAS 7 के ऊपर, उसके अंदर हम लोग जो हैं वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह वो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, और आप लोग भी उन न्यूमेरिकल्स को पढ़िएगा, साथ जो है वो एक कैलकुलेटर, एक बॉल पॉइंट, एक रजिस्टर लेके बैठिएगा। होपफुली इस थ्योरी को सुनने के बाद मैं तब जब इस के रेफरेंसेस दूंगा इस थ्योरी के, इन पॉइंट्स के, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगी। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।